नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षा भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की क्लास, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट नंबर 27 क्लास दोस्तों है। ठीक है, 27th क्लास है आपकी प्रैक्टिस सेट। अभी तक हमने 26 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि 50+ प्रैक्टिस सेट हम आपके सिलेबस अनुसार इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, जहां पर आपके 30 में 30 नंबर आएंगे इन्वायरमेंट की क्लास में, जो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें अभ्यास की गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या प्रकरणों में अंतर्निर्मित हो, पाठ के अंत में कराना चाहिए, पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर कराना चाहिए, या इकाई के अंत में कराना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को कैसा उपलब्ध कराना चाहिए दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकरणों के अंतर्निर्मित कराना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? आप देखे होंगे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऊपर जो ये निकलता है ये लावा होता है, और ये जाके क्या है पृथ्वी के धरातल पर आता है, और इस मिट्टी का निर्माण होता है। और ये लावा का यहाँ पे होता है ठोस अवस्था में, वो मैग्मा कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये लावा जो है ये मिट्टी में जब आता है धरती पर, जब ये ठीक है, तो इसको क्या इस लावा के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, दोमट मिट्टी का, या काली मिट्टी का? तो लावा द्वारा जो किस मृदा का निर्माण होता है, तो वह काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है, और भारत में लगभग यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, और अब महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। और इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ जो है, और एक कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी सभी लोग जानते हैं आपका किससे? कपास के लिए। ठीक है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए आपके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। कारण यही है कि काली मिट्टी यहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है, और इस मिट्टी में नमी को रोकने की प्रचुर मात्रा शक्ति होती है। ठीक है, काली मिट्टी की विशेषता है कि यह मिट्टी क्या है, नमी को रोकने, यानी कि बहुत अधिक शक्ति होती है, प्रचुर मात्रा में शक्ति नमी को रोकने के लिए, और इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता इस पर बहुत कम पड़ती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? प्रश्न लाजवाब है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका प्रयोग करना। अगर आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप लोग बताइए कि अगर प्राथमिक स्तर के बच्चे का आकलन करना हो तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना कौन होगा? गृह कार्य, और या आवधिक परीक्षाएं, या योगात्मक कार्य, या पोर्टफोलियो? तो प्राथमिक स्तर के बच्चे को आकलन में सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना कहलाएगा पोर्टफोलियो कहलाएगा। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, उम्मीद है आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन सभी दोस्तों को वीडियो लाइक करने के लिए, शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए। और प्रश्न अगला आ चुका है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाएगा? कोई भी जीव लाभ भी ले लेता है दूसरे को बिना पता, दूसरे सहजीवी को पता भी नहीं चलता, और लाभ भी ले लेता है, यानी बिना प्रभावित किए हुए। ठीक है, बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए हुए और वह लाभ लेता है, तो क्या वह सहभोजी जीव कहलाएगा, परजीवी, मृतोपजीवी, या सहजीवी? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सहवासी, दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना एक जीव लाभ ले लेता है तो वह आपका सहभोजी कहलाएगा, क्योंकि सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर्विधता या इंटरफैक्ट होता है जिसमें एक जंतु एनिमल को तो इस संबंध यानी रिलेशन से लाभ बेनिफिट भी होता है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि या लॉस भी नहीं होती। उदाहरण आपका ले लें आपका कि वह होता है, उदाहरण के तौर पर गैस्ट्रोपोड, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और इसमें जो है कवच में केकड़ा केकड़ा रहता है, और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से आपका पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है।
और व्हेल जो मछली होती है, व्हेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। तो ये सभी उदाहरण हैं आपके किसके, आपके सहभोजी सहभागिता के। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। सीमा एक क्या है, बालिका है, शिक्षार्थी है जो प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। जबकि लीना जो है चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद ही प्रत्येक पाठ को समझ पाती है। यानी एक विद्यार्थी शिक्षार्थी है जो रटकर सीखती है, दूसरी विद्यार्थी लीना है जो पहले मस्तिष्क में अपने आलोडन करती यानी लोड करती है, समझती है, उसके बाद प्रत्येक पाठ को सीखती है, समझती है। तो ये जो विकासात्मक सिद्धांत है किस ओर संकेत करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तित्व से विभिन्नताओं की ओर, निरंतरता से, या अंतः संबंधित। तो एक बालिका है जो रटकर याद करती है और एक बालिका है जो समझकर याद करती है। तो ये जो विकासात्मक सिद्धांत है किस ओर संकेत कर रहा है दोस्तों, तो यह व्यक्तित्व भिन्नता है। ठीक है, उसकी अपनी क्षमता है सीमा की कि वो रटकर याद करती है, और वो लीना की एक अलग क्षमता है जो मस्तिष्क यानी कि समझकर आपका प्रत्येक पाठ को समझकर आपको उसको सीखती है, लर्निंग करती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। राइट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आप सभी लोगों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षा भर्ती के चैनल पे। प्रश्न है, किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। लेकिन यहाँ पर यही देखिए डायरेक्टली पूछा भी जा सकता था कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी विधि नहीं है, तो यह पूछ लिया गया कि किसके अलावा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है, यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि कौन सी नहीं, यही आपको बताना है। सहयोगात्मक अधिगम, समस्या हो गया, निर्देशित खोज हो गया, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो कौन सी पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज पढ़ाने की विधियां नहीं है दोस्तों, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। ठीक है, अब आप बोलेंगे कैसा है, देखिए विथ डिटेल के साथ आते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन न रहे। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन के पढ़ाने की अन्य विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को क्या है, बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में, या शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विधियों का ध्यान रखने में। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता, कहानी, कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। किस पर सहायता करता है, तो स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, और इससे हर एक चैप्टर में हर एक सब्जेक्ट में आता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट में आपको विकार से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर, यह प्रश्न, यह क्वेश्चन। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित होता है। बोलने और सुनने के, पढ़ने के, सुनने के। अगर आप लोगों को पता हो तो आज की क्लास में ज़रूर बताना 30 में से आप लोग कितना स्कोर क्रॉस कर रहे हैं। तो डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या से संबंधित है, तो ये आपके पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया अगर आ जाए तो आपको बता देना भैया ये आपके पढ़ने से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरे के साथ जाएगा। और डिसलेक्सिया से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं डिटेल के साथ। डिसलेक्सिया को दोस्तों 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना था। यह प्रश्न आ सकता है कि डिसलेक्सिया को पहचानने वाले कौन आपके महान वैज्ञानिक हैं। पहचानने वाले तो ओसवाल्ड बरखान हैं, 1881 में इन्होंने पहचाना। और रोडोल्फ 1887 में से डिसलेक्सिया नाम दिया। तो डिसलेक्सिया को डिसलेक्सिया नाम किसने दिया था, रोडोल्फ ने दिया था। और कब दिया था, 1887 में दिया था। वास्तव में दोस्तों अधिगम विकलांगता है और जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन आपके प्रणालियों को पढ़ने में या देखने या सुनने, या गैर न्यूरोलॉजिकल कमी या आपका अपर्याप्त पठन निर्देशों जैसे अन्य कारकों से उत्पन्न जो पाठन कठिनाइयाँ होती हैं उनसे अलग है। यह इस बात को सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखित और भाषित भाषाओं को संशोधित करने में अंतर के कारण को क्या है, डिसलेक्सिया होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन, पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न आ चुका है,
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, वीडियो अंत तक देखिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिगम दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं आप लोग देखते होंगे, जो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं कि ये मेरा सब वीकनेस है, ये मेरा कमजोर है, ठीक है। सीनियर पर्सन, पुराने एवं अधिक दक्ष यानी कि जिसको अधिक ज्ञान है, पुराने हैं, ठीक है। तो सहयोगात्मक अधिगम में क्या करते हैं, उनको छोटे कम कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होता है? समूहों में द्वंद्व हो जाता है, उच्च नैतिक विकास होगा, गहन प्रतियोगिता होगी या उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा होगा। तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर जानेंगे, एकदम सिलेक्शन वाला प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसी जो सहयोगात्मक अधिगम अधिक दक्ष वाले विद्यार्थी होते हैं और अपने से कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो इसका परिणाम होता है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा होगा। सभी लोग आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो मुख्यतः कारण है कि अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं या अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, आप सबको नमन है दोस्तों। हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु को नमन है, क्योंकि शिक्षक का जो योगदान होता है राष्ट्र हित में सर्वोपरि होता है, नंबर 1 होता है। तो आप सभी को नमन है दोस्तों। और प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न है, एनसीईआरटी के बेस्ड पर हर एक प्रश्न है दोस्तों। अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? अल बिरूनी जो है किस देश से आया हुआ था? उज्बेकिस्तान से, बांग्लादेश से, ओमान से या आपके अफगानिस्तान का? तो अल बिरूनी भैया किस देश से आया हुआ विदेशी यात्री था? तो यह आपका उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। और इसका जो प्रसिद्ध भारत में एक किताब लिखी है अल बिरूनी ने, उज्बेकिस्तान से आया हुआ एक विदेशी था और इसने भारत के इतिहास पर एक किताब भी लिखी है, तारीख ए हिंद। ये भी बहुत बार पूछा गया टीटी एग्जाम में, तारीख हिंद लिखने वाले कौन है भैया आपके विदेशी? तो अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए हुए थे। कौन है आपके तारीख ए हिंद लिखने वाले? अल बिरूनी हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के निवासी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है ये आपके किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से है, मृदा प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से है? तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। इससे रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ग्रीन मफलर जो है अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके। क्योंकि पेड़ ध्वनि को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचाने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे को ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? अपसारी चिंतन के द्वारा, अभिसारी चिंतन के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा या अनुकरण के द्वारा? तो पहले प्रश्न को समझिए, देखिए दोस्तों, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा जो है निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है। किस कक्षा में है? निष्पादन करने में, ठीक है। तो उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी मानते हैं, ठीक है। तो वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? तो सभी लोग जानते हैं कि अपसारी चिंतन द्वारा वह संकल्पनाओं को सीखती है। श्यामा जो है अपसारी चिंतन द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। क्या हो जाएगा? क्योंकि श्यामा क्या है? प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जो है श्यामा मतलब शीघ्रता से ठीक ठाक कार्य कर सकती है, इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं? बेस्ट प्रश्न है एनसीईआरटी के बेस्ट पर। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1982 में, 86 में, 73 में या आपके 1993 में? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1986 में पारित हुआ था। पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 में पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रंग लिखा हुआ है कि सही है, बिल्कुल राइट आंसर, 1986 में पास किया गया। और ये एक विशाल अधिनियम है, ठीक है। पर्यावरण जो आपका अधिनियम है ये एक विशाल अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है
और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य होता है वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रण करना और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। ये भी आ सकता है कि इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, तो आपको समझ लेना है भैया कि पर्यावरण संरक्षण में टोटल जो है कितनी धाराएं, 26 धाराएं हैं। ये नोट कर लीजिएगा, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। और यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू हुआ था। तो बहुत ही बेहतरीन यह कंसेप्ट था, नॉलेज था, भरपूर था, सिलेक्शन वाला नॉलेज था। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था कि आपके विचार कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो आप भावी अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आपका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त आपको बताना है कौन सा उद्देश्य होगा। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, जो रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारकों से निम्नलिखित शामिल है। देखिए दोस्तों, जो बच्चों के विकास में आकार देने वाली वातावरणीय कारक होते हैं वह कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। एक ऑप्शन नहीं होगा और इसके अलावा क्या है, तीनों आपके होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति और पौष्टिकता, ये जो 3 चीज हैं ये बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक होंगे। लेकिन शारीरिक गठन जो है यह आपका नहीं शामिल होगा। तो शारीरिक गठन के अलावा जो है ये तीनों बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक होंगे। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, शारीरिक गठन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। शेर का करता है, सांप का करता है, हाथी का करता है या गैंडा का करता है। तो जो गिर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों यह वन्यजीव का संरक्षण करता है, तो यह आपके शेर वन्यजीवों का संरक्षण करता है। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभयारण्य में पुष्प जीव जंतुओं की प्रजातियां भी मिलेंगी। स्तनधारियों के लगभग 30 प्रजातियां हैं, सरीसृप वर्ग के लगभग 20 प्रजातियां हैं और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यह एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन आप लोग पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा का क्या होता है। जब आप किसी मिट्टी में एक ही फसल को बार बार उगाएंगे, उपजाएंगे, तो बहुत से रसायनों का उपयोग करते हैं। इससे मिट्टी क्या होती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है या उर्वरक उपजाऊ बन जाती है। तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं, मिट्टी बंजर हो जाएगी। बहुत से आपके प्रश्न होते हैं कि सर लेवल बढ़ाइए। देखिए दोस्तों, ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। एग्जाम होता है भैया आपके प्राइमरी लेवल, प्राइमरी टीचर के एग्जाम हो रहा है, ठीक है, किसी आपका ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम नहीं हो रहा। तो इसी लेवल के आधार पर कर रहे हैं और डेली वाइज कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं जो संभावित प्रश्न हो। ये भी देखते हैं कि क्या प्रश्न संभावित आ सकते हैं। तो हर एक प्रश्न यहाँ पे कंबाइन करने की, आपके सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है और आप लोगों का सिलेक्शन सब कुछ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं दी गई हैं और आइए हमें देखना है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पत्थर मिट्टी चूने से बनी मोटी दीवारें हैं या लकड़ी के फर्श होंगे। तो लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं दी गई हैं, कौन कौन सा सही होगा दोस्तों। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेह लद्दाख की जो मकानों की विशेषताएं हैं कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी क्या होती है, मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी का क्या होता है, फर्श होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फीला इलाका होता है, आप सभी लोग जानते हैं ठंड वाला इलाका होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन BCD हो जाएगा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है। स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद कराने से या मदद करने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए
निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने के लिए। तो तरुण भारत संघ जो नामक से संबंधित है, यह आपके पुरानी झीलों से पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। और तरुण भारत संघ का TVS के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत की ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह जो है पुरानी झीलें निर्मित करने से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, सांपों के संदर्भ में कथन दिया गया है कि हमारे देश में केवल चार तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों को उसके शरीर में चला जाता है। सांप के जो काटने की दवाई होती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन संदर्भ में कौन कौन से यहाँ पे कथन सही हो जाएगा? तो आपके दिया गया कि BAC सही है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या BAC आपके वाकई में सही है। सभी लोग जानते हैं हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा NCERT बुक में। और आपका है नाग कोबरा जो है एक जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही बात है। और जो है तीसरा भी सही है कि जहरीले सांप के जो है 4 खोखले दांत होते हैं और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांत से उसके शरीर में चला जाता है। और आपका D ऑप्शन है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? आप लोग भी नीचे कमेंट कीजिए कि आपका यहाँ पे संदर्भ सहित क्या राइट आंसर है, आपने क्या पढ़ा है, किस तरह की बुक में। क्योंकि आप लोगों का प्रश्न होता है कि सर हमारे में ये सही है, हमारे में ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके संदर्भ में कौन कौन सा ऑप्शन आपके सांपों से संबंधित सही कथन है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम सही अभिलक्षण चुनना है। तो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण क्या होता है कि पेट्रोलियम अच्छी गंध पतला नीला रंग द्रव होता है, बदबूदार पतला पीला द्रव होता है, बिना गंध गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल पदार्थ होता है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण यहाँ पे चुनना है। देखिए पेट्रोलियम जो होता है एक बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का क्या होता है, तेल होता है, ऑयल होता है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 4th ऑप्शन के साथ। और पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ भी है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आयतन के कारण हुआ है। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल यानी क्रूड ऑयल कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से हमें पाया जाता है पेट्रोलियम उसे अपरिष्कृत होता है, या आप हम क्रूड बोल देते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल कहते हैं। और यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का ऑयल होता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि उत्पादक नहीं होंगे। उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक उत्पादक जो है पेड़ पौधे होते हैं। और जो चिड्डा वगैरह हो गया जो पेड़ पौधों को खाते हैं ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो वो ये प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधे को खाते हैं वो शाकाहारी में आएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता वाले होते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग क्या होता है? सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट होता है कि अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होता है, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर के रंग होते हैं? तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा जो उपयोग किए जाने वाला रंग होता है वह पीसे हुए चावल से रंगीन घोल होता है, जिसमें आपके घरेलू चीज़ें होती हैं, हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पीसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो है बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह प्रमुख चित्रकला है। दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, बेहतरीन प्रश्न है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। यानी कहने वाली बात है कि पब्लिक स्कूल है जहाँ पर प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे क्या होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले, किसी किसी से विकार से संबंधित हो गए। ठीक है,
और कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से भी विकलांग हैं। तो ये बच्चे जो है अन्य बच्चों के साथ यानी कि समान बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो उपर्युक्त पब्लिक स्कूल में किसका अनुपालन करता है? ये जो पब्लिक स्कूल है जहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से कक्षा में एक साथ बैठाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो यह पब्लिक स्कूल किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, प्रतिपूरक अधिगम का, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का? तो जहाँ पर हर एक बच्चे को समान अधिकार, समान शिक्षा, समान एक साथ बैठाया जाता है, वह आपका समावेशी शिक्षा का यह पब्लिक स्कूल जो है पालन कर रहा है। राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक शिक्षिका जो है संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण देती हैं। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए जो निष्कर्ष हैं, उदाहरण हैं, आपके नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते। बिल्कुल सही बात है। घर्षण ना होगा तो हम फिसल जाएंगे, कैसे चल पाएंगे। और ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी हुई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती है। तो देखिए, ये जो गेंद है ये घर्षण के कारण नहीं लौटती है। ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण गेंद जो ऊपर फेंकते हुए नीचे आती है, ये गुरुत्वाकर्षण होगा। तो तीसरा ऑप्शन संदर्भ में नहीं होगा आपका। घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन तीसरा जो कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, ये आपके गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका DAB होगा। ठीक है, जो आपके किससे संबंधित होगा? घर्षण से। बाकी तीसरा ऑप्शन घर्षण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 205 घंटे, 250 घंटे, 230 घंटे, 200 घंटे। तो एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के, ठीक है, कितने गुना गर्म होती है? तो 10 गुना ज़्यादा गर्म होती है। कितने गुना? 10 गुना ज़्यादा गर्म होती है। और एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने में लगभग 200 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो बहुत ही अनमोल यह आपका स्वेटर वस्तु होती है, शाल होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। जैसे आपका समूह चर्चा हो गया, समूह परियोजना हो गया। उसकी शिक्षिका सीखने की किस आयाम का अनुगमन कर रही है? आप एक शिक्षिका हैं और आप एक बच्चे को, जिसका नाम शिक्षार्थी है, सरिता है, उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती हैं। जैसे चर्चा समूह हो गया, परियोजना हो गया, इन सारी चीज़ों में आप उस शिक्षार्थी को शामिल कर रही हैं। तो आप एक शिक्षिका कि सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही हैं? प्रतियोगिता आधारित सीखना, भाषा निर्देशित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, या मनोरंजन द्वारा सीखना? तो आप जो है अनुगमन कर रही हैं शिक्षिका होने के नाते सामाजिक गतिविधि के अनुरूप में क्या है? सीखना कहलाएगा। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और हैं इस प्रैक्टिस सेट के। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा जो है पाया जाता है असम राज्य में, मेघालय में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो सभी लोग जानते हैं नेपेंथिस जो पौधा है यह आपके ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों खाता है। यह मेघालय में पाया जाता है। कौन से राज्य में? हमारे देश के मेघालय में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न हो। ग्रीस दे दिया गया, पैराफिन मोम दिया गया, कोयला दिया गया, पेट्रोल दिया गया। अब इनमें से भिन्न चुनना है। देखिए, कोयला अन्य तीनों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जो पैराफिन मोम होता है, ग्रीस और पेट्रोल होता है, यह पेट्रोलियम के उत्पादक कहलाते हैं। ग्रीस हो गया, पैराफिन मोम और पेट्रोल, ये सभी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कोयला क्या है? पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है, यह प्राकृतिक है। तो कोयला आपका इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? देखिए, प्रश्न आता ही आता है, जैसे कैसे भी पूछा जाए ये प्रश्न आएगा। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि अक्टूबर शब्द याद रखना है। अक्टूबर से क्या है? दिसंबर यहाँ पे सही होगा कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है वह अक्टूबर से दिसंबर होता है। और ये बिहार गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बहुत किसानों के अतिरिक्त धन कमाने के लिए पालन करते हैं। तो ये दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट, ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आज की क्लास में आप लोगों ने कितना स्कोर क्रॉस किया है
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है, धन्यवाद सभी का दोस्तों। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, शिक्षा को सपोर्ट करते जाइएगा, क्योंकि पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।